हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप सीख रहे हो क्लास 11th की अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा स्कूल्स में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप बीबीए बीसीए कर रहे हो तो आपने जब आप 11th 12th में हुआ करते थे तब किसी न किसी से सुन लिया होगा कि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अकाउंट्स में। जैसे इसकी इंपॉर्टेंस को इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, पढ़ना है, बोलना है तो उसके लिए आपको ABCD से लेके Z तक की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ABCD आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसी तरीके से अकाउंटिंग अगर सीखनी है तो आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसको सबसे पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है अकाउंटिंग में? जर्नल एंट्री की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। हमारे लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अकाउंटिंग अगर सीखनी है तो हमें क्या आना चाहिए? जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसको एक इस तरीके से भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए जर्नल एंट्री को प्राइमरी बुक बोला जाता है अकाउंटिंग के अंदर। मतलब अकाउंटिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली स्टेज फर्स्ट जो होती है अकाउंटिंग के अंदर, जो रिकॉर्डिंग करके अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते थे ना, उसमें जो रिकॉर्डिंग वर्ड आता था वो प्राइमरी बुक जर्नल एंट्री को बोला जाता है। यहां पे रिकॉर्डिंग होती है डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर डबल एंट्री लिखा है ना, मतलब एक ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2, मतलब 2 पार्ट में रिकॉर्ड की जाती है जर्नल एंट्री, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो कहां पे डेबिट करनी है और कहां पे क्रेडिट करना है ये आपको जर्नल एंट्री सिखाती है। मतलब जर्नल एंट्री सीखनी है तो आपको डेबिट क्रेडिट के रूल सीखने पड़ते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सीखने पड़ते हैं, जो कि आप 11th क्लास में अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ रहे हो तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करके एक चैप्टर भी होगा, 6th चैप्टर आपका। तो ये दोनों एक ही चैप्टर है। मतलब जर्नल एंट्री को सीखने के लिए रूल्स भी पता होने चाहिए, जिसके लिए हम आपको अप्रोच भी बताते हैं। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, 2 तरीके होते हैं जर्नल एंट्री बनाने के, है ना। उसमें आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, मतलब पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हो, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूं, जिसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले मेन अकाउंटिंग में, जब आप जर्नल एंट्री कर रहे होते हो तो उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का नेचर डिसाइड किया जाएगा और उसको कब डेबिट और कब किस तरीके से क्रेडिट में लिखा जाएगा, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ना तो हम मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे, ना ही हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी भी तो अप्रोच लगाने की तो मॉडर्न लगाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी इजी लगती है। ट्रेडिशनल में पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस तरीके की चीजों को ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है 11th क्लास में। अब अगर आप बड़े हो चुके हो और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और तब जर्नल एंट्री सीख रहे हो तो आपको आसान लग सकता है। तो हम ध्यान में रखते हैं कि डायरेक्ट जर्नल एंट्री किस तरीके से बनेगी, डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो हमने लिख दिया प्राइमरी बुक जर्नल एंट्री। इसके बाद फिर लेजर्स बनाए जाते हैं, जो सेकंड स्टेज होती है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो थर्ड स्टेज होती है। और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जो अकाउंटिंग की लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो ये सब हम जर्नल एंट्री के बाद ही कर पाते हैं, इसलिए जर्नल एंट्री और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जर्नल एंट्री में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। क्या? जैसे कि मॉडर्न अप्रोच में आपको पता है ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट लॉस के नेचर, डेबिट क्रेडिट कैसे सेट किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता तो आपको वीडियो देख लेनी चाहिए एक बार। उसके अलावा आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी पता तो होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो आपको उनके बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है। बेशक आप जर्नल एंट्री बनाते वक्त उनको ना सोच रहे हैं, लेकिन आपको अगर स्पेशल लिखने के लिए आ गया तो आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए आप उनको भी ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आप जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए जी, जर्नल एंट्री में बेसिकली होगा क्या, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उससे एक बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग तो बिजनेस में होती है, तो बिजनेस के पास 2 इंपैक्ट होंगे। एक क्या, बिजनेस को कुछ मिला होगा ट्रांजैक्शन करने से, और उसी ट्रांजैक्शन में जो बिजनेस ने कुछ लिया उसके बदले में बिजनेस ने कुछ दिया भी होगा। तो मतलब लेने और देने के ऊपर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि एक ट्रांजैक्शन में बिजनेस को कुछ रिसीव हुआ या मिला, जिसको आप गेट बोल सकते हो, और बिजनेस ने बदले में कुछ दिया भी होगा, जिसको आप गिव बोल सकते हो। तो हम गेट और गिव के कॉन्सेप्ट पे चलने वाले। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं।
क्योंकि अगर आपको उससे जर्नल एंट्री बनानी है उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, काफी बड़ी वीडियो है जिसमें कंप्लीट समझाया हुआ है दोनों अप्रोचेस को। लेकिन क्वेश्चन और बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं हमसे ऑफलाइन क्लासेस में कि क्या भैया इससे कोई इजी तरीका नहीं है, तो मैंने देखो जी एक और ये आसान तरीका मुझे लगा, तो मैंने कहा एक बार इसको और प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। और टीएस ग्रेवाल की जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊंगा वो मैं गेट गिव के कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ट्रांजेक्शन कोई भी होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगी तो उसके दो इंपैक्ट देखते हैं। क्या उससे, उस ट्रांजेक्शन होने से बिजनेस को क्या मिला, और उस ट्रांजेक्शन को से जो रिसीव कर रहा है बिजनेस, उसके लिए बिजनेस ने क्या दिया। मतलब बिजनेस को गुड्स मिल सकते हैं, बिजनेस को कोई सर्विस मिल सकती है, हो सकता है ना। उसके अलावा बिजनेस को कैश मिल सकता है, बिजनेस को प्रॉफिट मिल सकता है, पता नहीं क्या क्या मिलेगा बिजनेस को। तो जिसमें से प्रॉफिट होगा ना, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ी सी साइड रखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मिलता है तो इसके लिए हम फिर अपोजिट सोचते हैं, जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। तो जब जब गेट होगा कुछ भी, मतलब जब जब बिजनेस को कुछ भी मिलेगा तो बिजनेस उसको ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड लिखेगा। जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि बुक कीपिंग पढ़ते हैं और बुक कीपिंग में तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में ही बनाई जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन भी फॉर्मेट में बनाई गई थी। इवन दो जितनी भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सब फॉर्मेट में होंगे। तो इसका मतलब जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट बनेगा उसमें बिजनेस को जो भी चीज मिलेगी उसको बिजनेस डेबिट किया करेगा, और बिजनेस बदले में जो भी चीज देगा उसको बिजनेस क्या क्या करेगा, क्रेडिट किया करेगा। चाहे बिजनेस गुड्स सेल कर रहा हो तो सेल वर्ड हो सकता है, बिजनेस कोई सर्विसेज दे रहा हो, या फिर बिजनेस सर्विसेज के अलावा फ्यूचर पेमेंट करने की बात करो, मतलब फ्यूचर के लिए किसी चीज को टाल दिया गया हो, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रोमिसेस। तो इस तरीके की अगर कोई चीज होगी तो उसको बिजनेस कहां पर रिकॉर्ड करेगा जर्नल एंट्री बनाते वक्त, क्रेडिट साइड। साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं, जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलम आप डेट का बनाते हो, दूसरा कॉलम आप पर्टिकुलर्स का बनाते हो, तीसरा कॉलम आप एक बनाते हो जिसको आप जेएफ की सॉरी एलएफ बोलते हो। इसके बाद आपको दो कॉलम और बनाने होते हैं, एक साइड आप डेबिट का बैलेंस लिखते हो और दूसरी साइड आप क्रेडिट का बैलेंस लिखते हो। तो आपको इस फॉर्मेट में जर्नल एंट्री बनाते हुए चलना है। ये जर्नल एंट्री का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट में जर्नल एंट्री को प्रेजेंट कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो जरा ध्यान देना, सबसे फर्स्ट तो आपको डेट लिखनी है, तो डेट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर को प्रेजेंट करेंगे। अगर 2022 चल रहा है तो आप 2022 सबसे फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद आप मंथ लिखेंगे, लाइक अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, और उसके बाद आप वो डेट लिखा करेंगे जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हुई। तो आप ईयर एक बार लिखें, फिर अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 4, अप्रैल 8, इस तरीके से लिखते हुए चलना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो डेबिट और क्रेडिट अगर ट्रांजेक्शन होने वाली है तो जो डेबिट वाला आइटम होगा उसको पहले लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कैश नाम की चीज है जिसको मैं मुझे मिली, मान लेते हैं मुझे कैश मिला, कैश रिसीव हुआ, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश डेबिट वाले आइटम को मैं पहले लिखूंगा कैश अकाउंट, और उसको इस एलएफ वाली लाइन से थोड़ा सा पहले मैं डीआर करके डेबिट की एब्रीविएशन यूज कर लूंगा। उसके बाद फिर मान लेते हैं मालिक ने अगर ये पैसा लगाया होगा तो हमने बदले में क्या दिया, एक बंदे को मालिकाना हक दिया जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो मैं जो क्रेडिट का आइटम लिखूंगा वो इसकी सेकंड लाइन में कैश से थोड़ा सा साइड में लिख के टू का मतलब यहां पे क्रेडिट से रहेगा, टू कैपिटल अकाउंट। तो कुछ बच्चे कहते हैं क्या कैपिटल अकाउंट के आगे क्रेडिट नहीं लिख सकते, मैंने कहा नहीं लिखना, आप क्रेडिट के लिए पहले टू लिखें और उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट लिख दें, और फिर जो भी बैलेंस होगा डेबिट वाला बैलेंस डेबिट वाले आइटम में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में डाल देना। यही एंट्री कंप्लीट नहीं होती, इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखनी होती है जिसको नरेशन बोलते हैं, जो कि आप ट्रांजैक्शन को एज इट इज लिख सकते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हाँ जी, तो गुड्स या फिर कोई और भी वस्तु हो सकती है जिसको आप थिंग बोल सकते हो। तो कुछ भी आपको मिले या कुछ भी आप दे रहे हो तो आप क्रेडिट डेबिट इस तरीके से सीखना। जो भी आपको मिले, जो भी आपने लिया उसको आप डेबिट करना, और जो भी आप दे रहे हैं उसको आप क्रेडिट करना, एक्सेप्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस मिलता है तो ये हम उल्टा सोचेंगे, मतलब रिवर्स कर दिया करेंगे। मतलब अगर हमें प्रॉफिट हुआ करेगा तो हम क्रेडिट साइड ले जाएंगे,
कुछ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैं मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट का, है ना। और अगर हमें कभी लॉस होता है तो लॉस को हम डेबिट साइड लिख दिया करेंगे। इसके लिए भी सीख लेंगे अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बड़ा सिंपल सी ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, गेट और गिव, और आप जर्नल एंट्री चुटकियों में बना दोगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो जर्नल एंट्री का आपसे चूक जाए या आप उसमें मिस्टेक कर दें। क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, उसमें गेट गिव का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर कोई चीज बिजनेस को मिल रही है तो डेबिट होगी, बिजनेस कोई चीज दे रहा है तो क्रेडिट होगी। दैट्स इट। तो टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन पिक करते हैं। आप सभी के पास बुक है, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे भी शो करने जा रहा हूं, आप उसको देखें, अपनी बुक में मैच कर ले कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब करता हूं, गायब कर देता हूं यहां से। उसके बाद में एक फॉर्मेट के साथ, जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है उसके साथ प्रेजेंट होता हूं। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ जी बच्चों, प्रेजेंट है हम आपके सामने एक फॉर्मेट के साथ, और जर्नल एंट्री का क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम, आपकी स्क्रीन पे शो होगा। और उसको फिर हम आंसर में किस तरीके से कोट करना है, किस तरीके से इस फॉर्मेट में फिल करना है, उसकी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2019। अब आपका बुक में 22 लिखा हो सकता है, 21 लिखा हो सकता है, एडिशन के हिसाब से। ये नेट पे क्वेश्चन 2019 लिखा था तो मैंने वहीं से पिक कर लिया। आर गिवन ब्लो, देखो जी क्या लिखा हुआ है आपके पास, अप्रैल 1, तो क्योंकि आपके पास 2019 है तो आप चाहे तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग 2021 सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ईयर लिखना होता है। उसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रही है तो आप लिखेंगे अप्रैल 1। जब अकाउंटिंग इक्वेशन के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप किसके प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे थे, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से। तो आज भी आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से ही सोचेंगे कि अगर ट्रांजैक्शन हुई तो बिजनेस को क्या मिला या क्या लिया बिजनेस ने, और क्या बिजनेस ने बदले में दिया, ये सोचना है। कहते हैं फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस को क्या मिला, आप कहोगे बिजनेस को इस एक अगर ट्रांजेक्शन हुई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया होगा। और अगर बिजनेस को पैसा मिला होगा तो बिजनेस डेबिट करेगा गेट वाली चीज को, कैश अकाउंट डेबिट। लीजिए पहले डेबिट वाला आइटम लिख दिया। बदले में बिजनेस ने क्या दिया, बदले में बिजनेस ने एक अधिकार दिया इस पैसे को लेकर, क्या मालिक बना दिया उस पैसे को लेकर सामने वाले को। और मालिक अगर बनता है तो बिजनेस उसको किस नाम से प्रेजेंट करता है, कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज डेबिट में एंड 1 लाख रुपीज क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखी जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नाइस। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने गेट और गिव किया और पॉइंट खत्म। आप एक काम और कर सकते हो, इस तरीके से आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके इसको ये कर सकते हो, एंट्री को बंद सा कर देना, थोड़ा सा और स्टाइलिश सा लगेगा, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फिर लिखा हुआ है अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक। लीजिए बच्चों, अप्रैल 2, अगर आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, बैंक में बैलेंस मिलेगा। और बैंक में बैलेंस मिलेगा तो आप लिख सकते हो बैंक जो मिला वो बैंक में पैसा मिला, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। और इस पैसे को बैंक में डालने के लिए, मतलब बैंक बैलेंस में आपको मिलने के लिए आपने बदले में क्या दिया, कैश डिपॉजिट बैंक किया है तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। मतलब बैंक में पैसा आया मिला तो उसके लिए आपने अपना कैश दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच भी लगा दूं, मॉडर्न अप्रोच लगाओ। बैंक होती है एसेट, एसेट का नेचर कैसा होता है, डेबिट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और आपने अगर कैश दिया तो कैश भी होती है एसेट, इसका नेचर भी होता है डेबिट का। लेकिन अगर डेबिट कोई चीज आपके पास से जा रही है तो डेबिट को कम करने के लिए, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, इस वजह से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। आप मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, जर्नल एंट्री की एक और वीडियो डाल रखी है मैंने जिसमें अप्रोचेस से सिखाया, उसको पढ़ लेना जाके। कितने रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किए, 20,000। और मुझे तो लगता है ये गेट गिव भी आपको ज्यादा बेटर लगेगा। बस जो मिल रहा है उसको डेबिट करते चलो, जो दे रहे हो उसको क्रेडिट करते चलो। बीइंग, ये वाले जो कॉलम बने हो ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर यहां तक पूरा नहीं हुआ तो इसको आगे ले जाएंगे, इस वजह से वो बना के छोड़ दिए पहले से। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा डाल दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये होगी अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन। आपको ईयर बार बार नहीं लिखना, लेकिन फिर डेट आपको बार बार लिखनी होगी। अप्रैल 2 के बाद परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है, बोट गुड्स फॉर कैश अप्रैल 3। तो आप डेट के कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 3 परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर आपने परचेज किया तो आपको गुड्स मिले,
लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो बदले में आप परचेज का ही नाम यूज करते हो। तो आपको मिला गुड्स, लेकिन आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या गया आपने बदले में, क्या दिया, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, आपने कैश में सामान खरीद लिया। कितने रुपए का सामान आपने कैश में खरीदा, 50,000 रुपीज का, तो आप लिखेंगे 50,000 और इधर भी लिखेंगे क्रेडिट में 50,000। और फिर से इसको स्टाइलिश बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एंट्री लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके नीचे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखने से पहले। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहे हैं जिससे बोर्ड पे ही आ जाए पूरा क्वेश्चन ये वाला, इसलिए बेटा। आओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए अप्रैल 4। लो जी अप्रैल 4 कहते हैं ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से 10,000 रुपीज निकाल लाए। तो आपको फिर अब क्या मिला होगा, आपको वापस से कैश मिला होगा। आपने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या गया होगा, आपके जो बैंक में बैलेंस था वो अब खत्म हो गया होगा, मतलब डाउन चला गया होगा। तो आप कहेंगे हमारे पास से बैंक में से पैसा गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए आपने पैसा बैंक से निकाल लिया। आपने कितने रुपए निकाले बैंक से, 10,000, तो आपके पास कैश आया 10,000, बैंक से अमाउंट गया 10,000। तो ये हो गई आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 4। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। फोर्थ के बाद डायरेक्ट आपके पास 13th का ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, जिसमें लिखी हुई है सोल्ड गुड्स। आपने सोल्ड किया है गुड्स कृष्णा को 15,000 रुपीज का। अप्रैल 13 को गुड्स सोल्ड किया है कृष्णा को 13,000 रुपीज का, 15,000 रुपीज का। तो अगर आपने गुड्स दिया है तो जब सामान परचेज कर रहे हो तो परचेज वर्ड यूज कर रहे हो, जब सेल करोगे मतलब बेचोगे तो सेल्स वर्ड यूज करना है। टू सेल्स अकाउंट लिख लेते हैं, मतलब देने वाली चीज क्रेडिट होती है, तो मैंने गुड्स दिए तो मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। बदले में मुझे क्या मिला, आपको कुछ भी नहीं, उधार। मैंने कहा नहीं, बदले में, क्योंकि मैंने अगर कृष्णा को सामान सेल किया है तो कृष्णा ने मुझे बदले में प्रॉमिस दिया होगा कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। क्योंकि वो मुझे बाद में पैसे दे देगा इसलिए मुझे अभी प्रॉमिस मिला है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्रॉमिस दिया, जो मुझे मिला, उसका मैं नाम लिखूंगा अपने पास कृष्णा, और इसको क्या मैं कर दूंगा, डेबिट। तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जितने भी कोई पर्सन होते हैं उनके आगे अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ेंगे, और अगर आपको अकाउंट लिखने का मन है तो आप अपोस्ट्रोफ एस लगा के फिर अकाउंट लिखेंगे, कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और आपने कितने रुपए का सामान बेचा था कृष्णा को, 15,000 का, तो डेबिट में 15, क्रेडिट में 15, और नरेशन जो इंपॉर्टेंट चीज है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा। आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमने कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें क्या पता कैश मिला हो, ऐसा क्वेश्चन जब तक ना बोले स्पेशली कि कैश में सेल किया, तब तक आप खुद से मत मानना कि आपने कैश में सेल किया है। ये हो गया अप्रैल 13। अप्रैल 13 के बाद अप्रैल 20 कहते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500। अब आप श्याम से सामान परचेज कर रहे हो 20 अप्रैल को। अब आप मुझे बताइए, अब की बार आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो जब सेल कर रहे थे तो सेल वर्ड में लिख रहे थे क्योंकि गुड्स दे रहे थे, जो जा रहा था वो सेल था, क्योंकि गुड्स जा रहे थे तो सेल वर्ड यूज कर रहे थे। अब गुड्स फिर से परचेज करोगे तो परचेज वर्ड फिर से यूज करना, क्योंकि आपको फिर गुड्स मिले होंगे, जो मिला गेट डेबिट। और बदले में अब की बार आपने प्रॉमिस किया है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आपने सामान परचेज किया है श्याम, वहां कहीं नहीं लिखा बोट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500 फॉर कैश, नहीं लिखा, मतलब आपने उधार खरीदा होगा, क्रेडिट पे परचेज किया होगा। तो अब की बार आपने प्रॉमिस दिया होगा, और आपने जिसको प्रॉमिस दिया उसका नाम लिख लो, और नाम लिखा हुआ है जिनको आपने प्रॉमिस दिया है श्याम। और अमाउंट कितना, 22,500, 22,500। नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, इस तरीके से आप नरेशन लिखेंगे। नरेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं होगा काम, ये जरूर लिखना आप एग्जाम में, बोर्ड में भी लिखना, जब बोर्ड में जाओगे एंट्रीज आएंगी बहुत सारी, है ना। इसके बाद क्या लिखा है, 22 अप्रैल का डे है। कहते कृष्णा रिटर्न गुड्स ₹2,000। कृष्णा ने अप्रैल 22 को, अप्रैल 22 है, हाँ अप्रैल 22 को
कृष्णा ने सामान वापस कर दिया। अब आप मुझे बताओ, जब आपने कृष्णा को सामान बेचा था तो हमने सेल वर्ड यूज किया था। अगर यही सामान मुझे वापस मिल जाएगा तो क्या मैं इसको सेल्स रिटर्न बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर सेल्स क्रेडिट में लिखा हुआ है तो सेल का वापस आना उल्टा होगा ना, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो अगर कोई क्रेडिट में चीज लिखी हुई है उसको अपोजिट करके लिखना है तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, आपको क्या मिला? आपका किया हुआ सेल वापस आपको मिल गया तो हम उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। अब आप मुझे बताइए, जिसने आपको सामान वापस किया, अब वापस से आप उसको क्या कर देंगे? आप कहेंगे वादा जो पहले किया गया था, अब उसने जब कुछ सामान वापस कर दिया तो उतना प्रॉमिस भी कट गया होगा, क्योंकि आप कहोगे वो उतना पैसा तो देगा ही नहीं। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले हमें लग रहा था कि कृष्णा से 15,000 रुपए आएंगे, लेकिन अगर कृष्णा हमें 2,000 रुपए का गुड्स वापस कर चुका है तो इसका मतलब 2,000 रुपीज अब उससे नहीं आएंगे। तो हम कृष्णा डेबिट में से भी हटा देते हैं 2,000, मतलब कृष्णा को क्रेडिट करके। कृष्णा क्रेडिट 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा। लीजिए, तो ये हो गए 22 अप्रैल तक की ट्रांजैक्शंस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 24 रिसीव फ्रॉम कृष्णा। आपको कृष्णा से पैसे मिल रहे हैं 12,500, 12,500 रुपये आपको मिल रहे हैं और आप उनको डिस्काउंट दे रहे हो 500 रुपीज का। तो 24 अप्रैल 24, ये डेट का कॉलम है हमारे अकॉर्डिंग। अप्रैल 24 को आपको क्या मिल रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्णा से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आ क्या रहा है, आपको मिल क्या रहा है? कैश मिल रहा है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और जो वादा किया गया था, देखो जी, जो भी प्रॉमिस होता है एक दिन तो वो पूरा होगा ही, और अगर वो पूरा होगा तो फिर इस प्रॉमिस, जिस दिन ये प्रॉमिस पूरा हो जाएगा, अब इस कृष्णा को हटा देते, क्योंकि इसकी जगह कैश आना था ना। लेकिन जब कैश नहीं आया तो हमने कृष्णा लिख के रख लिया था तब। अब जब ये पैसा दे देगा तो हमने कहा, अगर ये तारीख डेट चेंज हो गई, आना 13 को ही था लेकिन आया 24 को, तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट जी, कोई बात नहीं। आपको कैश मिला 12,500, जबकि कृष्णा को दे रहे कितने रुपए थे? 13,000। ये कहते हैं 500 रुपए का आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। अब ध्यान रखना, डिस्काउंट देना किसी को क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? आप कहोगे लॉस, और मैंने कहा था प्रॉफिट लॉस में हमें उल्टा सोचना है, गेट गिव में के अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा सा उल्टा सोचना है। कैसे? कि अगर हम दे रहे हैं लॉस, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देना मतलब लॉस, और लॉस गिव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गेट और गिव के अकॉर्डिंग तो क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग सोचो। अगर प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग सोचे तो लॉस होना तो चाहिए था क्रेडिट, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उनको? 500 रुपीज का, तो आप लिखेंगे 500 रुपीज डेबिट। देखो जी, डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली बराबर करना होता है। अगर यहां 13 है तो यहां भी 13 ही होना चाहिए। और डिस्काउंट अलाउड में अगर आप गेट गिव में कंफ्यूज हो रहे हो कि डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है तो क्यों डेबिट करो, तो मैं कहता हूं भूल जाओ, गेट गिव थोड़ी देर के लिए गिव कर दो, गिव अप कर दो उसको। आप क्या याद रखो? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में बताओ लॉस का नेचर कैसा होता था? डेबिट का, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया हुआ है। डन। नरेशन में क्या लिखेंगे आप? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। आपको कृष्णा से कैश रिसीव हो गया 24 अप्रैल को। बहुत बढ़िया, नाइस। 24 के बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 28 को आप कैश पे कर रहे हो कृष्णा के बाद शाम को, तो अप्रैल 28 को आपने पे किया है शाम को 21,500, और उसने आपको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। आप क्या दे रहे हो? कैश, तो आप कैश को क्रेडिट करोगे टू कैश अकाउंट। आप कितना कैश दे रहे हो? क्वेश्चन में लिखा है कैश दे रहे हो 21,500, तो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड 21,500। जो गया, जो दिया गिव, वो क्रेडिट। बदले में आपको डिस्काउंट भी मिला है 1,000 रुपीज का। अब रिसीव, फायदा मिल रहा है, लेकिन आप उल्टा लिखते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट ही कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1,000 रुपीज। और जब आपने किसी को प्रॉमिस दिया था तो आपने उसको क्या किया था? क्रेडिट किया था। देखो जी कहां लिखा हुआ है, शाम, ये रहा। आपने अपने वादे को क्रेडिट किया था क्योंकि आपको मिले तो गुड्स थे, लेकिन बदले में आपने एक वादा दिया था। अब जो वादा दिया था वो पूरा करने का समय आया तो क्रेडिट को वापस से क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। शाम डेबिट। और 22,500 रुपीज, 21,500 आपने दे दिए, 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया, मतलब टोटल 22,500 का वादा पूरा हो गया, आपने उसको डेबिट कर रखा है। दूसरे बच्चों ये ध्यान रखना, डिस्काउंट रिसीव अगर आपको गेट गिव में ये प्रॉफिट लॉस में कंफ्यूजन हो जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि यार भैया ये तो का तरीका नहीं हुआ,
वैसे तो सब गेट गिव चल रहा है, प्रॉफिट में उल्टा सोचना पड़ रहा है, तो मैं कहता हूं प्रॉफिट लॉस में गेट गिव हटा दो, आप वहां पे सिर्फ क्या सोचो, मॉडर्न अप्रोच लगाओ। डिस्काउंट का नेचर क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखो, बीइंग कैश पेड टू श्याम, आपने श्याम को कैश पे कर दिया 28 अप्रैल को। इसके बाद 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन लिखा है कैश सेल, 80,000 रुपीज की कैश सेल किया है इस मंथ में अप्रैल 30 को। बताइए कैश में सेल करोगे तो क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, तो कैश डेबिट। आपके पास से क्या जाएगा, गुड्स, तो जो जा रहा है उसको सेल्स बोलेंगे, गुड्स अगर जा रहा है, बीइंग कैश सेल। कितने रुपए की सेल किया आपने, 80,000, तो 80,000 दैट्स इट, खत्म। 30 अप्रैल की ये वाली ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन दिखा देते हैं तुम्हें। अब अप्रैल 30 को दो ट्रांजेक्शन और लिखी हुई हैं, मैंने कहा इनको कंबाइन कर सकते हो। कैसे, आपने सैलरी भी पे किया और आपने रेंट भी पे किया है 5,000 और 10,000, तो क्योंकि दोनों ही सर्विस लिया आपने, देखो रेंट आपने दिया, बदले में रेंट क्यों दिया, क्योंकि आपने रेंट के लिए एक घर की सर्विस लिया, उसमें रहे हो आप। आपने सैलरी पे की तो आपने क्या लिया, आपने सैलरी मतलब एम्प्लॉय से सर्विस लिया है, तो क्योंकि दोनों ही सर्विसेज आपने लिए हैं तो इसलिए सर्विसेज जो मिल रहा है, जो आप ले रहे हो उसको डेबिट करेंगे। तो हमने रेंट नाम की फैसिलिटी ली थी तो रेंट अकाउंट डेबिट। आपने सैलरी के नाम से लोग बागों की सर्विस ली थी तो सैलरी अकाउंट डेबिट, जो ले रहे हो वो डेबिट। और इसके बदले में आपने पे क्या किया होगा, कैश, जो आपने दिया वो कैश था। 5,000 रुपए आपने रेंट के लिए दिए, 10,000 रुपए अपने सैलरी के लिए दिए, टोटल आपने 15,000 रुपीज दिए होंगे। बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, वेरी वेरी गुड। बस जी इतना ही था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन थी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये टीएस ग्रेवाल में है, जो कि आप ऑलरेडी अपनी बुक में ही देख रहे होगे या फिर स्क्रीन पे देख के कर रहे होगे। तो मुझे बताना कमेंट करके कि गेट गिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और अगर आप बोलोगे कि गेट गिव से अच्छा आपको मॉडर्न अप्रोच लग रही थी, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डाल रखी थी, तो मैं आपको फिर मॉडर्न अप्रोच से नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताना, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें या गेट गिव के अप्रोच को फॉलो करें। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जर्नल एंट्री का ही। और अप्रोच डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बता देना। चलिए आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।